नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं जंतर मंतर से, और आज आप देख रहे हैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा द्वारा यादव शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। और ये बीच में टोपी लगा के सफेद कपड़ों में देख रहे हैं, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। चाहे चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आदमी है या 50,000 आदमी है, ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी बात को वे का बोलते हैं और अच्छे ढंग से बोलते हैं। विजेंद्र जी, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। और आज 18 नवंबर 1962 जो विश्व की 8 मानव लड़ाइयों में सबसे बड़ी लड़ाई थी, भारत चाइना रजंग लड़ाई हुई थी। उस समय दिवाली का दिन था इस देश के अंदर, और उस समय चाइना ने भारत पर अटैक किया। और उसमें 120 की टुकड़ी थी, 13 कमाऊ रेजिमेंट, जिसमें पेवर वीर हीर थे सारे के सारे। और उस समय दिवाली के दिन उन 114 हीरों ने शहादत और बलिदान देकर 1700 चाइनीज को मार गिराया और युद्ध विराम करने पर मजबूर किया और जम्मू और कश्मीर को बचाने का काम किया। तो आज उन 114 वीर हीरों के सम्मान में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर वर्ष की भांति अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा की क्रांतिकारी टीम यादव शौर्य दिवस के रूप में बनाती आई है। और आज भी दिल्ली के जंतर मंतर पर यादव शौर्य दिवस बनाया जा रहा है, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये कार्यक्रम आज किया गया। विजेंद्र जी, जिस तरीके से आपने बताया कि यादवों ने ये देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन सर आज भी उनकी बेवा हैं या उनके परिवार के जो लोग हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बार बार यहाँ मुद्दा उठता है कि 1 पेंशन 1 रैंक की बात की जाती है, लेकिन उनके परिवार को किसी तरीके से सहूलतें नहीं दी जा रही। देखिए, खाली यादव समाज की बात नहीं है, इस देश का दुर्भाग्य है। एक तरफ जवान परेशान है और एक तरफ किसान परेशान है। दोनों के परिवार की विधवा हो या उनके परिवार हो, वो सब परेशान हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी 1 पेंशन 1 रैंक वाली जो बात आप कर रहे हो, इस देश के अंदर हर वर्ष जो है MP MLO की पेंशन बढ़ रही है। और जो सरकारी कर्मचारी 60 साल नौकरी करता है इस देश की सेवा, उसकी पेंशन को 2004 से ख़त्म कर दिया गया है। ये देश का दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं आज जो है अगर सरकारी कर्मचारी की पेंशन बंद कर दी गई है, तो मेरा ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर निगम पार्षद से लेकर MLA से लेकर उन सबकी सबसे पहले पेंशन बंद करनी चाहिए। जो 5 साल के लिए आता है और इस देश को लूटने का काम करता है, उसकी पेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले ये है कि सरकारी कर्मचारी की पेंशन लागू करो, और जो MP MLA हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उनकी पेंशन को बिल्कुल बंद किया जाए। नहीं तो आने वाले टाइम में अलग अलग रूप में कहीं ना कहीं राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। और आने वाले 2000 लोकसभा चुनाव से पहले आज देश के अंदर जो पेंशन पुरानी है उसको लागू कराने के लिए, और देश में जातिगत जनगणना लागू कराने के लिए, और देश में जो यादव समाज का शौर्य और पराक्रम रहा है, शहादत और बलिदान का इतिहास रहा है, वो सबसे ज़्यादा रहा है। इस देश में मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में 1739 में किसने बिगुल बजाया था? इस देश का सबसे पहले फ्रीडम और फाइटर 1739 में तमिलनाडु का अलगमत्तू कौन है, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया? जिन्होंने इस देश की सबसे पहले क्रांति 1857 में किसने करी? वो राव तुलाराम के नेतृत्व में राव नसीपुर से शुरू हुआ। 2 जनरल अंग्रेजों के मारे गए। और उस समय अगर हम अंग्रेजों का साथ देते और देश के साथ गद्दारी करते, तो हाई रेजिमेंट तो हमारी नरानी सेना के बाद पहले ही होनी चाहिए थी। लेकिन यादव समाज के वीरों ने, भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने ना देश के साथ गद्दारी की, ना अंग्रेजों का साथ दिया, और इस देश को आज़ाद कराने का काम किया। तो उसमें सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान हमारे यादव समाज का रहा, सभी जातियों का रहा, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा हमारा, सबसे ज़्यादा वीर पदक हमारे पास है। कौन सी ऐसी लड़ाई है जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जिसके अंदर यादव समाज के वीरों का सहयोग, शहादत और बलिदान न रहा? ये देश का आज़ादी के बाद 1945 के अंदर, 47 के अंदर सबसे पहले तिरंगा झंडा हुकुमचंद यादव ने इंडिया गेट पर फहराया, आज़ादी का झंडा। इस देश का फ्रीडम फाइटर सबसे पहले, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर इंडिया अलगमत्तू कौन है? इस देश की जब 65 की हो, 71 की हो, 62 की हो,
चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, बॉम्बे ताज हमला हो, अक्षरधाम मंदिर हमला हो, सभी हमलों के अंदर और जातियों के साथ यादव समाज के वीरों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। इसलिए हमारी मांग है देश के प्रधानमंत्री से, या तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अहीर रेजिमेंट के मुद्दे को घोषणा पत्र में रखा जाए और घोषणा पत्र में रखने के बाद इसकी गठन किया जाए। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने, अखिल भारतीय धुनसी महासभा की नरानी सेना ने ये निर्णय ले लिया है कि आने वाले 2024 में हम इनको एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर वोट की ताकत से हराने का काम करेंगे और जनशक्ति से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर हम इनको उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे, वरना जल्द से जल्द और ये देखिए सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में 1962 के वीर हीरो कैप्टन रामचंद्र यादव जिंदाबाद, कैप्टन रामचंद्र यादव जिंदाबाद, वो हमारे बीच में आ चुके हैं, जो उस युद्ध के बिल्कुल अक्षर रहे हैं और उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। अभी वो बताएंगे कैसे आखिरी गोली, आखिरी सांस तक, और उन्होंने लड़ाई लड़ी, 100 गोलियां खाकर एक चाइनीज को मारने का काम किया, वो कैप्टन रामचंद्र यादव के 13 कुमाऊं के रेजिमेंट ने किया। अभी वो हमारे बीच में आ गए हैं, उनका जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। आइए कैप्टन साहब, आप आइए इधर आइए। कैप्टन साहब, जय यादव, कैप्टन रामचंद्र यादव जिंदाबाद, कैप्टन रामचंद्र यादव जिंदाबाद। रामचंद्र यादव जी के यहाँ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और अभी बताया गया कि आपने अपने रेजिमेंट के द्वारा उन विरोधियों को परास्त करने का काम किया, लेकिन आज यादव रेजिमेंट की बातें नहीं सुनी जा रही, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मैं कप्तान रामचंद्र रिजांगला बटालियन चसूल एयरफील्ड बचाने के लिए हमारी बटालियन को लगाया गया था। उस टाइम हालात हमारी ऐसी थी कि ठंडा कपड़ा और पैरों में भी ठंडा बूट, सर्दी वहाँ आप गए हुए हो, सबको मालूम है कि क्या पोजीशन है, लेकिन अहीरों ने सर्दी की परवाह न करते हुए रजांगला हिल के ऊपर मोर्चे को कायम किया। जब वालंग साइड में फौजें कैद हो रही थी तो उस टाइम पर मैंने परमवीर चक्र मेजर संतान सिंह को कहा कि श्रीमान वहाँ कैद कैसे हो रही है, हमारी तो समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने मेरे को इतना ही बताया था कि देखिए, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी हिंदी चीनी भाई भाई की वजह से ये हालात बिगड़ा है। तो मैंने कहा साहब हमारे पास आने दें ना, हम बताएंगे सब। और जब उधर से शिफ्ट हो करके और हमारा ओपी ने रात को खबर दिया 17 तारीख को कि साहब दुश्मन का करीब 25 गाड़ी आई हैं जिसके अंदर ट्रुप्स है और हैवी मोटर और लाइट बैटरी की जो गन है साथ अंदर गई है। ये मैसेज, क्योंकि मैं वायरलेस सेट का काम करता था, तो पीछे भेजा हेडक्वार्टर में। हेडक्वार्टर से खबर आया कि आप लोग होशियार रहो, और उसके बाद में हमने कहा हम तो होशियार बहुत दिन से, 1 महीने से इस पहाड़ पर चढ़े हैं और मेहनत करके हमने अपना मोर्चा इस हालत में किया है कि थोड़ा बहुत बचाव कर सकते हैं, बाकी तो अगर बगैर हैवी सेलिंग हुआ तो बचाव होना मुश्किल है। रामचंद्र जी, जिस तरीके से आपने पूरी ये कहानी का विवरण किया और आपने बड़ा जान पे खेलकर काम किया, लेकिन आज सैनिकों का सम्मान क्यों नहीं है सरकार के अंदर? देखिए साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिफेंस के लिए काम किया, मैं उनसे खुश हूँ, लेकिन मैं आज इस बात को कहना चाहता हूँ कि हर तबका वो गरीब से गरीब को उठा रहा है, लेकिन हम गरीब, मैं गरीब ही कहूँगा आपका, क्योंकि हमारी रेजिमेंट अभी तक नहीं बनी है। मेरे जो अहीर जो शासन में लड़ाई हुई है उसमें 2 परमवीर चक्र अहीरों ने दिलाया है कुमाऊं ग्रुप के अंदर, एक अशोक चक्र इसी बटालियन ने दिलाया है और अहीरों ने लिया है। और उसके नीचे जो अफसर ने कमांड किया है, हमेशा उसको ये महसूस हुआ है कि भाई अहीर होगा तो बॉर्डर सुरक्षित होगा, हर
कमांडर चाहा है कि 13 अभी 2 ही पेवर बटालियन है हमारी, 13 और 11 कुमाऊं बॉर्डर पर आ जाए तो ऑफिसर को ये भरोसा रहता है। कैप्टन साहब मैं रोकूंगा, कैप्टन साहब जिस तरीके से आप 35-36 साल नौकरी करते हैं यार, किसी की 14 साल की नौकरी होती है, अब एक अग्निवीर भी इन्होंने शुरू कर दिया गया है, लेकिन आप देश की रक्षा करते हैं, आपको एक पेंशन नहीं मिल रही है, और जो 2.5 दिन का मेंबर पार्लियामेंट, 2.5 दिन का विधायक होता है, वो 5-5, 7-7 पेंशनें ले रहा है। देखो मैं आज ये बहुत दिन से मैं कह रहा हूँ कि जब हमारी पेंशन पर अंकुश डाल रहे हैं, हमारी नौकरी पर अंकुश डाल रहे हैं, एक सिपाही करेक्ट 9 साल में ट्रेंड होता है, 4 साल में हमने तो पहले ही कहा कि वो सिपाही ट्रेंड नहीं होगा, वो तो मुश्किल है उसको, लेकिन पेट के लिए वो बेचारा जा रहा है, आने के बाद में वो बर्बाद ही होगा, ना तो बीएसएफ लेगी ना सीआरपी लेगी, ना उसको कहीं जगह मिलेगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब हर दफ़ा एक एमपी की तनख्वाह बढ़ती है, पेंशन बढ़ती है, भाई उस पर भी आप अंकुश डालो ना, मेहरबानी करके। जब हमारे ऊपर अंकुश डल रहा है और हमारा सुनाई भी नहीं हो रही है तो हम तो दुखी होकर के। कैप्टन साहब फिर वही बात आती है कि अभी एक अग्निवीर की डेथ हुई ना, तो उसको शहीदों में दर्जा दिया गया, आज उसका परिवार ऐसे ही घूम रहा है, और जो जवान बच्चे को शहीद कर रहा है, जो जवान बच्चे की जो मौत हो रही है, उसके परिवार का कितना बुरा हाल होगा। देखिए मैं इससे बहुत दुखी हूँ। अगर जब मान लिया कि एक जवान शहीद हुआ है अग्निवीर का, तो उसको वही सम्मान होना चाहिए जो कि सिपाही 15 साल से ऊपर का नौकरी कर रहा है, वही सम्मान होना चाहिए। उसके परिवार के बच्चे दुखी नहीं होना चाहिए। ये तो फिर उसके लिए और उस परिवार के लिए तभी सहूलियत होगी जब सरकार उस पर ध्यान देगी। विजेंद्र जी जैसे कैप्टन जी ने बताया है, और अभी आपने देखा वो मीडिया के माध्यम से, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो दिखाया नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया उसने दिखाया, एक जवान नई उम्र के लड़के की डेथ होती है, उसको ना तो शहीद का दर्जा दिया गया, ना सरकार की तरफ से ऐसे कोई सहूलियत दी गई। तो ऐसे वीर सेना में या जो इस तरीके की सेना है, जो किसान और जवान ही होते हैं और किसानों के बच्चे वहाँ जाते हैं, तो ऐसे कौन भेजेगा सेना के अंदर? देखिए दुर्भाग्य इस देश का ये है कि संख्या बहुत है, गरीबी बहुत है, और ये जो अग्निवीर है इसका विरोध शुरू से होता है, क्योंकि 3.5 साल की नौकरी है, जवान जाएगा और 3.5 साल में ही वो वापस आ जाएगा, ना तो वो अपने बच्चों का भविष्य बना पाएगा, ना अपने परिवार का, ना माँ बाप का भविष्य बना पाएगा। और रही बात आपने कहा कि अभी 3 जो अग्निवीर के शहीद हुए थे जवान, उनकी बॉडी प्राइवेट एम्बुलेंस से आई थी। ये इस देश का दुर्भाग्य है, और इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए जो जवान और किसान की बात करता है। हम उनसे ये कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर ये देश बचा हुआ है तो जवान देश की रक्षा करता है, और किसान अन्न पैदा कर खून पसीना बहाकर और इस देश का पेट भरता है। तो इस देश के अंदर अगर एमपी एमएलए की तनख्वाह बढ़ सकती है, तो जवान और किसान की एमएसपी के साथ साथ और उसको पेंशन मिलनी चाहिए, और नौकरी जो पहले थी जितनी 16 साल की, वो नौकरी होनी चाहिए, ताकि जवान जो है अपने बच्चों का भविष्य बना सके और अपने माँ बाप को और देश की सेवा कर सके। इसलिए कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है अगर प्राइवेट एम्बुलेंस से आ रहा। मैं देश के प्रधानमंत्री को आज यादव शौर्य दिवस के रूप में ये बोलना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जवान और किसान है तो ये देश सुरक्षित है, नेताओं से सुरक्षित नहीं है देश, ये देश जवान और किसान से सुरक्षित है। इसलिए आप अग्निवीर को बंद किया जाए, और जैसे पहले जो प्रक्रिया थी नौकरी की, उतनी साल की नौकरी दी जाए, और जवान को जो है शहीद का दर्जा दिया जाए, बाकायदा तिरंगा में लपेट कर आना चाहिए उसका शहीद का, और उसके घर तक जो है पूरी जो है जिस टाइप से जो है आर्मी का एक रूल होता है उस हिसाब से वो होना चाहिए। वरना कहीं ना ऐसा हो कि देश के जो जवान हैं इनके अंदर विद्रोह हो जाए, क्योंकि जब 3 साल के अंदर वहाँ पे वो सब कुछ सीख लेगा और उसको नौकरी मिलेगी नहीं। जैसे कैप्टन साहब ने बताया, ना बीएसएफ लेगी, ना सीआरपीएफ लेगी, ना कोई और लेगा, तो हथियार तो उसने चलाना सीख लिया, और बेरोजगारी में नशे की तरफ जाएगा और कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ जाएगा। तो क्राइम की तरफ जाएगा, परिवार का, देश का नुकसान करेगा। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री को ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस अग्निवीर को बंद करिए, और देश के अंदर जो है जैसे जो प्रक्रिया पहले से चलती आ रही है वो प्रक्रिया करिए। विजेंद्र जी, चलते चलते किसान का बेटा सेना में जाता है, मजदूर का बेटा सेना में जाता है। सर, ये पूंजीपति लोग हैं यार, जो मंत्री हैं या सांसद हैं, इन पे ये कानून क्यों नहीं लागू होता, और इनके बच्चे क्यों नहीं फौज में
सम्मिलित होते हैं? देखिए, ये लोग हैं लेकिन अधिकारी हैं, ये वहाँ भी शोषण करते हैं जवानों का। अधिकारी हैं इनके पूंजीपतियों के लोग, लेकिन ये वहाँ शोषण करते हैं। मैं वही तो चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि इस देश के अंदर जो देश के मूल निवासी हैं, जो देश को आज़ाद कराने में जिसका सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान रहा है, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान योगदान रहा है, उनके बच्चे ही वहाँ जाते हैं जी। लेकिन जो पूंजीपतियों के लोग हैं वो तो राजनीति में बैठे हुए हैं, देश को लूटने में बड़े बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी के रूप में बैठे हुए हैं। मेरा ये मानना है कि अगर सही मायनों में इस देश का प्रधानमंत्री दिवाली जवानों के साथ मनाता, बड़ी खुशी की बात है और हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जैसे इजराइल के अंदर एक रूल है, 1 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, पूरे वर्ल्ड पर भारी है और आज 65 देशों से घिरा हुआ, लेकिन अगले इजराइल ने जो है अपने आप को कायम करा हुआ और गाजा पर, हमास पर कब्जा जमा लिया। तो ऐसे ही देश के अंदर अगर मायनों में ये चाहते हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर पूंजीपतियों से लेकर 1-1 साल के लिए आर्मी में भेजना चाहिए, तब उनको पता लगेगा कि जवान की पीड़ा क्या है, जवान कैसे लड़ता है, कैसे उसको सुविधा पूरी नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं ये गैप। अच्छा, ये कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ये कानून तो आना ही चाहिए और हम चाहते हैं कि ये कानून 2024 से लागू हो जाए लोकसभा चुनाव। कैप्टन साहब, लगता है आपने पूरी जवानी और आपने अपना बुढ़ापा भी आ गया, क्या ये जो नेता हैं या एक कोई कानून बनना चाहिए कि इनके भी जो परिवार के लोग हैं, इनके भी जो लड़के हैं या भैया भतीजे हैं, वो सोच में आने चाहिए? मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ जी। दर्द को तो तभी पता चलेगा जब एक MLA का लड़का या एक MP का लड़का फौज मारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही कि जब तक दर्द मालूम नहीं होता है, जब तक खुद पर नहीं बीतती है, जब खुद पे बीतेगी तो पता लगेगा। एक सांसद, एक मंत्री का लड़का या बच्चा जब फौज में जाएगा वो भी शहीद होकर आएगा जब दिल पे आग लगती है। और आम जो किसान हैं जो अपने बच्चों को भेजते हैं फौज में और वहाँ देश की रक्षा करने के लिए, तो उनके दिल से पूछे। कैमरामैन राजेंद्र मस्ताना के साथ मनोज चौपाल, जंतर मंतर, दिल्ली से।